नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ऑपरेशन ब्लू स्टार आजाद भारत का सबसे विवादित, सबसे ज्यादा रक्तपात वाला सैन्य ऑपरेशन, जिसमें अमृतसर का स्वर्ण मंदिर लहू में नहा गया। पाकिस्तान की शह पर पंजाब में फैले आतंकवाद के नाक का फन कुचलने की कवायद थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। वजह देश की आन थी, लेकिन मकसद में सियासत के रंग भी घुले थे। यही वजह है कि जितना मकसद हल हुआ, उससे कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी इस देश को। सिखा हुक्मिया शस्त्र रखने का इस वास्ते कह रहे हैं, सिख शस्त्र ला के कदे बंदा नहीं मारता। असें किसी बंदे ने मारे जान ते कदे किसी ने सलाया दुष्ट दे झटकाए जान ते ਜਦੋਂ तक शरीर में स्वार्थ है, मैं निश्चय नाल कहना चाहुंदा भावें 20-30 लाख भी एक बंदा आ जाए पुलिस का जिउंदे नूं फड़ के लिया सकदी है। गुरु साहब की कृपा। I don't think we could have done anything else. We wanted to give the maximum time to those inside. She had asked for assurance. The holy shrine will not be touched, not a brick will be destroyed. He behaved in a very domineering manner. Everyone around him was very frightened of him. मैं सिख हूँ, ज़रूर हूँ, लेकिन जब हम लोग फौज में भर्ती होते हैं तो हम कसम खाते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। हम रिलीजन, कास्ट, क्रीड किसी चीज़ का परवाह नहीं करते हैं। किसी के लिए आतंकवादी, किसी का संत, किसी के लिए खौफ का खात्मा, किसी के लिए दमन। एक उलझी हुई तारीख जिसे सुलझाने की हर कोशिश एक नया गांठ दे जाती है। क्या इतिहास की इस काली तारीख में 7 समंदर पार के भी किरदार थे? क्या कूटनीति और व्यवसायिक फायदे की कसौटी पर मिटे मासूम? क्या भारतीय सेना महज प्यादा थी? क्या इंदिरा को भारतीय फौज पर विश्वास नहीं था? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार बस विध्वंस की साजिश था? I don't think we could have done anything else. We wanted to give the maximum time to those inside, to whom we were pointing out that there was that we had clear information about the accumulation of arms, about giving shelter to criminals and murderers and so on. And we were hoping to that they themselves would act and not allow these people to use such a sacred and holy place as a shelter. बाहर के देश के साथ लड़ाई हो तो ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मारना हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें अगर उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। जब टैंकों ने श्री हरमंदिर साहिब का सीना चीरा था, जब बारूद ने अकाल तख्त को छलनी किया था, उस रोज आतंक को कुचलने को कदम जरूर बढ़े थे, लेकिन कुछ रिश्ते भी तार-तार हुए थे। रिश्ता आवाम और हुक्मरान का, रिश्ता भाई भाई का। ऐसे लाशें पड़ी थी जैसे कोई पिक्चर में तो देखा होगा, जंग के मैदान में तो देखा जा सकता है, लेकिन वैसे अपनी आंखों में मैंने पहली बार देखा कि अपने ही देश में अपनी मिलिट्री, अपनी फोर्सेस ऐसे भी कर सकती है। जो श्री अकाल तख्त साहब टैटेरी किया, कौम के हिरदे विचों कदी नहीं निकल सकता कि जिस ने ये हुक्म करके एडे वड्डे साडे स्थान का अपमान किया, टैटेरी किया, साडियां भावनावां नूं कुचल किया, साडे धर्म स्थान नूं खत्म किया, उस नूं कदी कौम बख्श नहीं सकती, भावें जो मर्जी। आक्रोश की उस उबलती शाम में बगावत से लड़ने का गर्मजोश निश्चय जरूर था, लेकिन स्वर्ण मंदिर को भेदती लोहे की गोलियों के बीच
सिखों के इतिहास की सबसे काली तारीख लिखी जा रही थी। बंदूकों को थामे हाथ तो फौजियों के थे, लेकिन कंधा सियासत का था। इस तारीख को समझने के लिए सालों पीछे चलना होगा, उस दौर में जब इस तारीख के दो किरदार तैयार हो रहे थे। दो ऐसे किरदार जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना तो नहीं था, लेकिन तकदीर ने उन्हें आमने सामने खड़ा किया और पूरे देश की तकदीर बदल गई। पंजाब बंटवारे के भावनात्मक और आर्थिक चोट के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उनकी मेहनत की उपज पूरे देश का पेट पाल रही थी, लेकिन यहां सिखों के दिलों में अजीब सा संदेह पल रहा था। शायद ये सरहद पार की साजिश थी कि एक बेबाक कौम इस कुंठा से बोझिल थी कि हिंदुओं को मिला हिंदुस्तान, मुसलमानों को मिला पाकिस्तान और बीच में 2% सिख आबादी जिनकी किस्मत में सिर्फ अनदेखी। उधर देश वंशवाद की राजनीति की पहली कड़ी का साक्षी बन रहा था। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा की चुनौतियों में देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा शामिल थे, तो राजनीतिक कांटे भी कम नहीं थे। प्रधानमंत्री बनते ही इंदिरा का पहला फैसला पंजाब को लेकर आया। भारत पाक में पहले ही बढ़ चुके राज्य को 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश के साथ गए, हरियाणा बना और पंजाब। 1970 के मध्य की बात है जब अकाली दल ने सिखों के अधिकारों का झंडा बुलंद करना शुरू किया। केंद्र से मांग की कि पंजाब को अधिक स्वायत्तता दी जाए, लेकिन इंदिरा कई मोर्चों पर उलझी थी। न तो वो इस मांग को मानना चाहती थी, न ही इस पर ध्यान देने का उनके पास वक्त था। खैर, बढ़ती ताकत ने उन्हें अचानक ऐसी पटखनी दी कि वो सत्ता से ही बेदखल हो गई। 1977 में एक ओर इंदिरा सत्ता से बेदखल हुई, दूसरी ओर पंजाब में एक नया नाम उभर रहा था। इसी साल राज्य के सबसे प्रभावशाली दमदमी टकसाल ने अपना नया जत्थेदार चुना, जरनैल सिंह भिंडरावाले। Bhindranwale, in his way, was an idealist. But you could also see, especially in Bhindranwale's face and in his behavior, that there was a great deal of cruelty about him. He had a very hard, cruel face, and he behaved in a very domineering manner. Everyone around him was very frightened of him. भिंडरावाले के जिंदा शब्दों में अजीब सा जादू था। जोशीले भाषण में गजब का खिंचाव था, लेकिन उनकी सोच बेहद कट्टर थी। सिख संस्कारों के प्रसार और अनुकरण तक तो ठीक था, भिंडरावाले गैर सिख के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। निरंकारियों से उनकी कुछ ऐसी ही रंजिश थी। पंजाब की सड़कें आए दिन अब गुटों की हिंसा का गवाह बनने लगी। अप्रैल 1978 में ऐसी ही एक भिड़ंत में निरंकारियों के हाथों भिंडरावाले के 13 समर्थक मारे गए। निरंकारियों को हिरासत में तो लिया गया, लेकिन महीने भर में आजाद कर दिया गया। भिंडरावाले को इसमें पुलिस और प्रशासन की चाल दिखी। उन्होंने अपने समर्थकों से कह दिया कि जो भी निरंकारी को मौत के घाट उतारेगा, उसे वो सोने में तौल देंगे। He would hold court and he would say, "Oh, so and so, he needs to be fixed." He knew how to use the right combination of fear and charm in the same, in a very good measure, because he wasn't just somebody who said, "Do this or I'll shoot you." He would always say this in a clever manner. भिंडरावाले से मुग्ध भीड़ अब मानो उनकी फौज में तब्दील हो गई थी, जो उनके एक इशारे पर जान भी देने को तैयार थी। भिंडरावाले को उनके अनुयायी संत कहते थे, लेकिन संत अब धर्मगुरु के अधिकार क्षेत्र से अधिक शक्ति चाहते थे, और ज्यादा भक्ति और ज्यादा शक्ति। संत जरनैल सिंह एक तो हमेशा सच बोलते थे, दूसरा वो कदे डरते नहीं सी, तीसरा वो किसी नाल वैर नहीं सी करते। चौथी गल जिहड़ी उन्हां विच ये सी कि वो किसी भी कहंदे सी मनुख दे दरवाजे ते नहीं जाना जिੱਥੋਂ मुड़ के ये कहना पवे चंगा भाई तू हुण चले जा।
ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ करनी। उसके समर्थक अब खुलेआम मारकाट मचाते थे। 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी के तीसरे गुरु बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद भिंडरावाले के खिलाफ लिखने वाले एक न्यूज़पेपर मालिक की भी हत्या हो गई। इस मामले में भिंडरावाले को गिरफ्तार किया गया। आतंकवाद की घटना उनताला जी को हत्या करके ही शुरू हुई। उन्होंने 2-3 साल पहले ही इस बात की चर्चा शुरू कर दी थी कि पंजाब में आतंकवाद का दौर आने वाला है। जेल के बाहर उसके समर्थक और पुलिस के बीच खूनी भिड़ंत हुई, जिसमें 18 समर्थक मारे गए। लेकिन अब भिंडरावाले का समर्थन कट्टर होता जा रहा था। 1 महीने के बाद सबूतों के अभाव में जब भिंडरावाले को जेल से आजाद किया गया, तब उसे आभास हुआ कि लोग उसे अपने नायक के तौर पर देखने लगे हैं। ये राजनीति में उलझे सियासत से जन्मे अलगाववाद की कहानी है। सबने अपनी सहूलियत से इसे जामा अलग अलग पहनाया, लेकिन संत से आतंक की ओर बढ़ती ये कहानी अभी और लहूलुहान करने वाली थी। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भिंडरावाले का समर्थन तेजी से बढ़ रहा था। उधर 1980 में केंद्र में इंदिरा सत्ता में लौट चुकी थी और पंजाब में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। भिंडरावाले से उनका टकराव नहीं था, उनकी समस्या सियासी थी। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में पैठ तो काफी पहले से बना चुका था, लेकिन अब कांग्रेस के मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहा था। कुछ दबी आवाजें ऐसे में भिंडरावाले को कांग्रेस के छिपे समर्थन की भी बात कहती थी। हालांकि ऐसी बातें राजनीतिक कयासों में ही उलझी रहीं। बहरहाल भिंडरावाले के डमडमी टकसाल पर अब राज्य में हिंसा फैलाने के कई आरोप लगने लगे थे। देश का सबसे समृद्ध राज्य सांप्रदायिक हिंसा की आग में दहक रहा था। 1983 की शुरुआत में कई हत्याएं, मारकाट, लूटपाट की घटनाएं सामने आने लगी। उंगलियां सीधे भिंडरावाले की ओर उठने लगी, लेकिन शुरुआत में सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 अक्टूबर को पंजाब में हथियारबंद लोगों ने एक बस को अगवा कर लिया। उसमें सवार हिंदुओं को बर्बर मौत दी गई। इंदिरा आग बबूला हो उठी। पंजाब में इमरजेंसी लगा दी गई। पुलिस को आदेश दिया गया कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दी जाए। भिंडरावाले ने आधिकारिक तौर पर हर मामले से इनकार कर दिया, लेकिन भिंडरावाले के टेप रिकॉर्डेड भाषण अब गांव-गांव में बांटे जाने लगे। अलगाव को भड़काते ये भाषण एक ओर थे, दूसरी ओर थी एक पड़ोसी देश की छटपटाहट, जो अब खालिस्तान की आवाज बुलंद करते आतंकियों को मदद की शक्ल में नजर आने लगी, जहर फैलाने के लिए भी और असलहा पहुंचाने के लिए भी। अब तक भिंडरावाले के साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़ चुके थे। भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल शाहबेग सिंह 1971 युद्ध के नायक थे। उस युद्ध में उन्होंने मुक्तिवाहिनी के दस्तों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया था। 1976 में रिटायरमेंट से चंद महीनों पहले करप्शन के कुछ मामूली आरोपों पर उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया गया। खुद के साथ हुई कार्रवाई को वो नाइंसाफी मानते थे। सरकारी तानाशाही से आहत शाहबेग सिंह ने भिंडरावाले का हाथ थाम लिया और अपनी युद्ध कला का हर दांव उनकी छोटी सी फौज को सिखाने लगे।